ऑलराइट जी। सो लीनियर रिग्रेशन हमने देखा था कि लीनियर रिग्रेशन जो है वो हमारे पास कुछ डेटा हो तो उस डेटा को प्रिडिक्ट करता है, और प्रिडिक्ट करने के लिए वो एक लाइन बनाने की कोशिश करता है दैट एक्सप्लेन्स माय डेटा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूं जी मेरे पास, अगर हम वो हाउस प्राइसिंग वाली एग्जांपल ही की बात करें तो मेरे पास जो डेटा होगा वो कुछ इस तरह का होगा। लेट्स से ये मेरे पास एरिया है और ये मेरे पास प्राइस है। मैं फिलहाल सिर्फ सिंगल वेरिएबल वाली की बात करते हैं और उसके बाद उसके आगे बात करते हैं। तो मैंने कहा जी मेरे पास कुछ जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं। ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स जो कि मेरे पास हैं। ठीक है, और मैंने इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक लीनियर लाइन, एक लाइन जो है वो डिफाइन की, और मैंने कहा जी ये लाइन है मेरी जो कि मेरे सिस्टम को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, ये लाइन है जो मे बी कुछ पॉइंट्स के बीच में से गुजरती है, कुछ पॉइंट्स जो है वो लाइन के ऊपर लाई करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो लाइन से दूर हैं। ठीक है, और इसके अंदर इस लाइन से मुराद क्या है? इस लाइन से मुराद ये है कि अगर मैं कहूं कि जी मेरे पास एक पॉइंट है ये, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर आई एक्सपेक्ट दैट माय प्राइस, इफ द एरिया इज दिस देन आई एक्सपेक्ट द प्राइस टू बी दिस। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास एक पॉइंट यहां पे है, ठीक है, एक पॉइंट यहां पे है, सो आई एक्सपेक्ट द प्राइस टू बी दिस। अब उसके अंदर कुछ गलती की गुंजाइश है। फॉर एग्जांपल यहां पे होना था मेरे पास ये, इस के अंदर ये वाला एरर आ गया, या यहां पे होना चाहिए था तो यहां पे ये वाला एरर, मेरी उस जो पोजीशन थी उससे एरर आ गया। सिमिलरली ये पॉइंट्स भी थे मेरे पास, मैं इन पॉइंट्स को भी अपनी लाइन के अंदर इंक्लूड करना चाहता हूं, तो मेरी लाइन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अब जो बन रही होगी वो ये ग्रीन वाली लाइन से थोड़ी सी डेविएशन आ जाएगी। ठीक है, एंड दैट लाइन माइट लुक समथिंग लाइक दिस, दैट लाइन माइट लुक समथिंग लाइक दिस, जो अब मेरी ब्लू लाइन है। ठीक है, तो मेरी लाइन डिफरेंट कर जाएगी जैसे ही मेरे पॉइंट्स जो हैं वो बड़े हो जाएंगे ज्यादा, और लोअर एंड के ऊपर गलतियां आनी ज्यादा शुरू हो। लेकिन अगर आपको इस लाइन को देख के आप इस तरह सोचें कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं एक कनाल का, मैंने 10 मरले का घर लेना है, मैंने 10 मरले का घर लेना है। ठीक है, सो मैंने ये सोचा था कि 10 मरले के घर के लिए मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन मुझे एक्चुअल घर मिला 90 लाख का, तो ठीक है मेरी बचत हुई। सिमिलरली मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, घर मैं लेने गया लेट्स से 1.5 कनाल का, एक्सपेक्टेड प्राइस 1.5 करोड़ थी, लेकिन एक्चुअल घर की कीमत 2.25 करोड़ थी। तो यहां पे जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे मुझे ज्यादा पे करना पड़ा। इस केस के अंदर ये डिसाइड करूं कि जो भी प्रॉपर्टी है मैं एक लाइन बनाऊं और लाइन ये डिफाइन करे क्या मुझे घर खरीदने में बचत होगी या नहीं होगी। जो मैंने घर के लिए पैसे जमा किए थे 1 करोड़ रुपए, मेरा घर उससे कम में आ गया तो मुझे कुछ बचत हो गई। घर खरीदने के लिए मैंने 1.5 करोड़ रुपया जमा किया था, लेकिन 2.25 करोड़ कीमत थी, तो मेरी बचत नहीं हुई। तो मैंने इसी लाइन को यूज करके इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट फॉर प्रेडिक्टिंग द प्राइस, अब मैं ये देख सकता हूं कि जो पॉइंट्स इस लाइन से ऊपर हैं वहां पे शायद मुझे ओवरस्पेंड करना पड़ेगा, और जो पॉइंट्स इस लाइन से नीचे हैं उन पॉइंट्स के अंदर मुझे बचत हो जाए। तो मैंने उसी सिस्टम को, उसी लाइन को यूज करते हुए अपने सिस्टम को इस तरह मॉडिफाई कर लिया कि क्या मुझे बचत होगी या मुझे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, सो वुड माय पॉइंट लाई अबव द लाइन और बिलो द लाइन? इफ द पॉइंट लाइज अबव द लाइन मुझे ओवरस्पेंड करना पड़ेगा, इफ द पॉइंट लाइज बिलो द लाइन मुझे बचत होगी, मेरी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, सो मैंने अपने लीनियर सिस्टम से, जो मेरा लीनियर रिग्रेशन का सिस्टम था, उसी को यूज करते हुए आई डिफाइंड सम बाइनरी क्लासेस। अब ये जीरो जो है, दिस जीरो माइट मीन नो, दिस माइट मीन फॉल्स, एंड सिमिलरली 1 माइट मीन ट्रू या यस। लेकिन क्या आर दीज द ओनली बाइनरी क्लासेस? नो एंड यस। एक मैंने केस कहा, एक केस मैंने कहा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, कैंसर या नॉट कैंसर, नॉर्मल या abnormal। ठीक है, फ्रॉड, मेरी क्लास का नाम क्या होगा? मैं तो क्लास के नाम की बात कर रहा हूं ना। क्या मेरी क्लास ट्रू या फॉल्स होगी? जब भी मेरी आउटपुट में 2 क्लासेस होंगी और दोनों क्लासेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी फ्रॉड है या फ्रॉड नहीं है, कैंसर है या कैंसर नहीं है, हार्ट अटैक है या हार्ट अटैक नहीं है। ठीक है, पेशेंट हेल्दी है या सिक है। ठीक है, जब भी मेरी ये 2 क्लासेस होंगी तो मैं कहूंगा कि जो मेरा सिस्टम बाइनरी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। या कंडीशन ए हो सकती है या कंडीशन बी हो सकती है। जब हमने डिसीजन ट्री की बात की थी, आपको याद है डिसीजन ट्री? डिसीजन ट्री में हमने इन दोनों के अंदर डिफरेंस किस तरह फाइंड आउट किया था? इंफॉर्मेशन गेन की मदद से। इंफॉर्मेशन गेन के लिए हमें क्या चाहिए था? एंट्रोपी चाहिए थी। एंट्रोपी क्या बताती है? रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी हमने किस तरह लिखी थी, याद है? हमने कहा था माइनस, हमने कहा था E इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी of happening into log base 2 of probability of happening, ठीक है, प्लस probability of not happening
into log base 2 of probability of not happening. जब मेरे पास दो क्लासेस हैं, so what would be probability of not happening? मुझे ये पता है probability of happening plus probability of not happening is equal to 1. Total probability मुझे पता है कि 1 है क्योंकि disjoint है. Probability of happening event happening and probability of event not happening है disjoint events हैं और इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास total probability आ जाती है जो कि 1 है. So probability of not happening is equal to 1 minus probability of something happening. So I can write this entropy as probability of log base 2 of probability plus 1 minus probability into log base 2 of system 1 minus probability. So this is the entropy of the system when I have only two classes, binary system. Similarly, अगर मैं ये कहूं कि मेरा जो estimated value है, जो मैंने estimate निकाला है y hat, अगर वो estimate ठीक है तो then there should be low error. ठीक है, अगर मैंने predict किया कि आप घर खरीदने जाएंगे और आपके पैसे बच जाएंगे, अगर मैंने ये प्रेडिक्ट किया और वाकई आपके पैसे बच गए तो आपका एरर कितना होगा सिस्टम में? कम एरर होगा. ठीक है, बेशक 1 रुपया ही बचाओ. ठीक है. सिमिलरली जब मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि आप घर खरीदने जाएंगे और आपके पैसे नहीं बचेंगे, आपको ओवर स्पेंड करना पड़ेगा, फिर कितना एरर होगा? और आपके वाकई पैसे नहीं बचे तो फिर कम एरर होगा. जब मैंने कहा कि आपके पैसे नहीं बचेंगे और वाकई आपके पैसे नहीं बचे, आपको ओवर स्पेंड करना पड़ा, तो मैं दूसरे एंड के ऊपर मेरा एरर कम था. लेकिन अगर मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि आपके पैसे बचने चाहिए और आप घर खरीदने गए और घर आपकी एक्सपेक्टेशन से महंगा मिला, तो फिर मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई. सिमिलरली अगर मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि आप घर खरीदने जाएंगे और वो घर आपको महंगा मिलेगा आपके अंदाजे से, और वो घर आपके अंदाजे से सस्ता मिल गया, तो अगेन मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई. तो मुझे जुर्माना कब होना चाहिए? सही प्रेडिक्शन के ऊपर या गलत प्रेडिक्शन के ऊपर? गलत प्रेडिक्शन के ऊपर मुझे जुर्माना होना चाहिए और सही प्रेडिक्शन के ऊपर मुझे इनाम मिलना चाहिए. ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी. बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी. एंड बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी सेज E इज इक्वल टू, ये आया किस तरह, ये मैं भी आपको बताता हूं. माइनस y log base 2 of y hat प्लस 1 minus y times log base 2 of 1 minus y hat. अब ये आया किस तरह, इसको डिस्कस करते हैं. लेट्स से कि मैंने आपको प्रिडिक्ट किया कि आपको you would fall in class A and you fall in class A. That means the answer is actually class A. That actual answer was class A. My prediction says that you will land in class A. मेरी prediction ठीक है. So I would have, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है, मैं कहता हूं जी मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया कि आप ए में होंगे, यहाँ पे प्रेडिक्ट किया आप ए में नहीं होंगे और आप एक्चुअली ए में थे. If you are actually in A, तो जब मैं इस रीजन में होऊंगा A, तो मेरा एरर कम होगा. और जब मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, एक्चुअली ए था और मैंने प्रेडिक्शन की, ठीक है, ए बार की, दिस इज माय प्रेडिक्शन. ठीक है, सो मेरा एरर हाई होना चाहिए. ठीक है. सिमिलरली मैं ए बार में था और यहाँ पे ए और ए बार, जब मैं यहाँ पे होऊंगा तो यहाँ पे मेरा एरर कम होना चाहिए. और जब मैं ए बार में, एक्चुअल वैल्यू मेरी ए बार है लेकिन मैंने प्रेडिक्ट ए किया, तो मेरा एरर हाई होना चाहिए. ये बात फॉलो कर रहे हैं? और एरर मेरा किस तरह का होना चाहिए? एरर की शक्ल क्या होनी चाहिए? पिछली मर्तबा हमने देखी थी कि एरर की शक्ल किस तरह की होनी चाहिए. कॉन्वेक्स फंक्शन होना चाहिए. सो अगर मैं इसको, ठीक है, इस तरह बना लूं और उसके बाद इन दोनों कर्व्स को मैं ज्वाइन करके एक कर्व बना दूं. ये कर्व कौन सा है और ये वाला? ठीक है. सो ये जो y है, ये एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू. दिस इज प्रेडिक्टेड वैल्यू. ये जहां जहां पे y लिखा हुआ है, y का मतलब है एक्चुअल वैल्यू और y हैट का मतलब है प्रेडिक्टेड वैल्यू. सो इस केस के अंदर ये वाला है, इफ y is equal to, let's say, no implies y is equal to 0. let's say y की वैल्यू 0 है, y की एक्चुअल वैल्यू 0 है. ठीक है. सो आपकी e की वैल्यू क्या आ गई? e की वैल्यू क्या है? y log base 2 of y hat plus y 1 minus y into log base 2 of 1 minus y hat. ठीक है. अगर y की वैल्यू 0 है तो व्हाट इज द वैल्यू? फिर इसके अंदर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मेरे पास e क्या बन जाता है? 0 times log base 2 of y hat plus 1 minus 0 times log base 2 of 1 minus 0, sorry 1 minus y hat. ठीक है. ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई और ये वाली टर्म क्या बच गई? log base 2 of 1 minus y hat. और if y is equal to yes या y की वैल्यू 1 है तो फिर क्या होगा? e is equal to y log base 2 of y hat plus 1 minus y hat, 1 minus y times log base 2 of 1 minus y hat. इधर वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये हो गया 1 times log base 2 of y hat plus 1 minus 1 times log base 2 of 1 minus y hat is equal to log base 2 of. So अगर मेरे आंसर की वैल्यू, मेरा एक्चुअल आंसर जो मैं अचीव करना चाह रहा हूं, उसकी वैल्यू 0 है, मेरी क्लास नो है, मेरी वैल्यू 0 है,
तो मैं इस वाले रीजन के अंदर बैठा हुआ, इस वाले रीजन के अंदर बैठा हुआ। और अगर मैं y की वैल्यू 1 सोच के चल रहा हूं तो मैं इस वाले रीजन के अंदर बैठा। ये जो मेरी पूरी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर ये दो पार्ट्स हैं। मेरी इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो दो पार्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे। एक पार्ट ये है, ठीक है, इस प्लस से पहले पहले, और एक पार्ट ये है। कौन सा पार्ट एक्टिव है वो डिपेंड करता है कि y की वैल्यू क्या है। y की वैल्यू 0 थी या 1 थी। अगर y की वैल्यू 0 थी तो ये वाला पार्ट एक्टिव हो जाएगा, अगर y की वैल्यू 1 थी तो ये वाला पोर्शन एक्टिव हो जाएगा। क्या पता चला? बेसिकली मेरा एरर जो है, मेरा जो एरर है, ये एरर एक्चुअली क्या है? एरर इज इक्वल टू log base 2 ऑफ y hat एंड log base 2 ऑफ 1 माइनस y hat। ठीक है, ये कब है? इफ y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, और ये कब है? इफ y इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक्चुअली एक पार्शियल फंक्शन है, ठीक है, मेरा एक पार्शियल फंक्शन है, ठीक है, स्टेप वाइज फंक्शन कह लें, पार्शियल फंक्शन कह लें कि अगर y की वैल्यू 0 हो तो मुझे नीचे वाला फंक्शन यूज करना है, अगर y की वैल्यू 1 हो तो मुझे ऊपर वाला फंक्शन यूज करना है, ठीक है। लेकिन इस पीस वाइज फंक्शन को, इस पार्शियल फंक्शन को, पीस वाइज फंक्शन है ना, ठीक है, पूरी रेंज के अंदर से कुछ पोर्शन के लिए एक चीज अप्लाई हो रही है, दूसरी रेंज के ऊपर दूसरा फंक्शन अप्लाई हो रहा है, ये पीस वाइज फंक्शन है। इस पीस वाइज फंक्शन को देखो, मेरे पास लिखने के दो तरीके थे। इफ के साथ लिख देता, इफ y की वैल्यू 1 तो एरर इक्वल टू दिस, इफ y की वैल्यू 0 तो एरर इक्वल टू दिस। या मैं इस वाले पोर्शन को एक्टिव ही उस वक्त करता जब y की वैल्यू 1 है, और इस वाले फंक्शन को एक्टिव उस वक्त करता जब y की वैल्यू 0 है, ठीक है। मैंने ये किया है कि जब y की वैल्यू 0 है तो नीचे वाला फंक्शन एक्टिव हो जाता है, जब y की वैल्यू 1 है तो ऊपर वाला फंक्शन एक्टिव हो जाता है। ये आपको मैंने दिखाया है, ये देखें ऊपर वाले इसमें, ये यहाँ पे दिखा, ये देखिए इसी फंक्शन की, यही फंक्शन मैंने इस तरह कंबाइन करके लिखा है कि इस फंक्शन के अंदर मुझे लिखते हुए इफ स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे गोल पढ़ी है आपने? गोल पढ़ी है? गोल के अंदर ब्रांचिंग का आइडिया है, ठीक है, ब्रांच, जंप इक्वल, जंप नॉट इक्वल, ठीक है। ब्रांच आपको अपने कोड की दो डायमेंशंस बनानी पड़ती हैं, दो या दो से ज्यादा उसके पार्ट्स बनाने पड़ते हैं, और जब ब्रांच आती है, ब्रांच की वजह से पता क्या होता है? पाइपलाइनिंग पड़ी है, क्या होती है पाइपलाइनिंग? लेट्स से आपका जो प्रोसेसर है, आपकी कोई भी स्टेटमेंट है, वो 5 स्टेप्स के अंदर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। आपके पास रीड है, उसके बाद लोड है, उसके बाद एग्जीक्यूट है, उसके बाद फिर मेरा ख्याल है रीड है, लोड है, जो है वो है, फिर आखिर में एग्जीक्यूट है, फिर राइट बैक है, ठीक है। रीड लोड एग्जीक्यूट एंड राइट बैक, एक बीच में से मैं भूल रहा हूँ, 5 स्टेप नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जब आपकी स्टेटमेंट 1 रीड हो रही है इस वक्त, ठीक है, आपकी जो भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम की आपने स्टेटमेंट 1 को रीड किया, ठीक है, एक टाइम साइकिल में, वो एक क्लॉक साइकिल में हो गई। उसके बाद आप इस वक्त मेमोरी से डेटा रीड करने के लिए गए, ये लोड है, मेमोरी से डेटा रीड करने के लिए गया, आप मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो आपका डेटा पड़ा हुआ है, आपने मेमोरी को एक्सेस करके मेमोरी से डेटा मंगवाया। उस टाइम पे आपका मेमोरी का पोर्शन एक्टिव है, मेमोरी वाला हार्डवेयर एक्टिव है, लेकिन आपका इंस्ट्रक्शन रीडिंग का हार्डवेयर जो है ना, वो अवेलेबल है, आप अगली इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में पढ़ लेते हैं। जब आप लोड करके एग्जीक्यूट फेज पे आते हैं, ठीक है, तो पीछे वाला मेमोरी रीडिंग वाला पोर्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है, हार्डवेयर अवेलेबल हो जाता है। आप सेकंड इंस्ट्रक्शन जिसको आपने रीड कर चुके थे, उसको आप लोड कर लेते हैं, उसका डेटा लोड कर लेते हैं, और तीसरी इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास, लेट्स से अगर हम 5 स्टेज पाइपलाइन बनाएं, हम कहते हैं जी हमारे पास 5 स्टेज पाइपलाइन है, तो ये इंस्ट्रक्शन 1 है, ये इंस्ट्रक्शन 1A, ये B, ये C, ये D, और ये लेट्स से E, ये आपकी इंस्ट्रक्शन 1 के जो स्टेजेस हैं, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन 1 के स्टेजेस हैं, ये इंस्ट्रक्शन 1 है। जिस टाइम पे इंस्ट्रक्शन 2 जो है, ये स्टेज B में जाता है, स्टेज इंस्ट्रक्शन 2 का फेज A स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पे B आ जाता है। जिस वक्त इंस्ट्रक्शन 1 E C पोर्शन कर रही होती है, उस वक्त इंस्ट्रक्शन 2 B पोर्शन करना शुरू कर देती है, ठीक है, फिर C, फिर D, और फिर E। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 5 क्लॉक साइकिल्स, ठीक है, आपको सिर्फ एक क्लॉक साइकिल वेट करना पड़ता है इंस्ट्रक्शन 1 की, इंस्ट्रक्शन 1 के कंप्लीट होने के बाद इंस्ट्रक्शन 2 की कंप्लीशन का, ठीक है। अब इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन 3 आ जाती है, ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन 3 जो है वो यहां से यहां तक चलती है। इसके अंदर दिस इज स्टेज A, दिस इज स्टेज B, दिस इज स्टेज C, दिस इज स्टेज D, एंड दिस इज स्टेज E। सिमिलरली यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले हर इंस्ट्रक्शन पहले पूरी कंप्लीट होती, 5 स्टेज कंप्लीट करती है, उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन को पढ़ना शुरू करते। तो आपकी एक इंस्ट्रक्शन से अगली इंस्ट्रक्शन में जाने के लिए आपको 5 क्लॉक साइकिल लगते थे। अब आप एक क्लॉक साइकिल के अंदर अगली एक मरतबा आपने 5 क्लॉक साइकिल खर्च कर लिए, लग अभी भी 5-5 क्लॉक साइकिल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, अपेरेंट टाइम जो है वो एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन का वो एक क्लॉक साइकिल मिल रहा है, ठीक है। सो ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ओके। अब लेट्स से आपने इस इंस्ट्रक्शन 4 पे हैं, सॉरी इंस्ट्रक्शन 2 पे हैं, इंस्ट्रक्शन 2 पे आए, आप इस फेज पे पहुंच के आपको पता चला कि आपने अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी पढ़नी है। लेट्स से कमांड, अगली कमांड क्या थी? जंप की कमांड। जब आप इस स्टेज पे पहुंचे तो इंस्ट्रक्शन 4 ये इस स्टेज पे थी, इंस्ट्रक्शन 5 इस स्टेज पे थी, A, B, C, D एंड E, ठीक है। यहां पे पहुंच के आपको पता चला कि आपको अगली इंस्ट्रक्शन नंबर 3 एग्जीक्यूट नहीं करनी, इंस्ट्रक्शन नंबर 20 एग्जीक्यूट करनी है। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 एग्जीक्यूट नहीं करनी, इंस्ट्रक्शन नंबर 20 एग्जीक्यूट करनी है। इंस्ट्रक्शन नंबर 20 एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जंप करना पड़ेगा,
और आपको ये जितनी आपने पाइपलाइन भर के रखी हुई थी, जितना आपने एडवांटेज लिया हुआ था अपनी सेफ स्टेट्स का, वो सारा का सारा एडवांटेज आया हो गया। तो आप चाहते हैं कि ऐसा कोड लिखा जाए जिसमें ब्रांचिंग ना हो। ब्रांचिंग जो है वो इंस्ट्रक्शन का पार्ट ही हो, आपके प्रोसेसर को आपके मेमोरी ट्रैक के ऊपर नीचे घूमना ना पड़े, ब्रांचिंग ना करनी पड़े। ये बेसिकली ये जो काम किया है ना, ये वो इफ वाला काम है, लेकिन इसको इस तरीके से लिख के हमने क्या किया है, इस तरीके से लिख के हमने ब्रांचिंग बचा ली है। इस स्टेटमेंट के अंदर ब्रांचिंग नहीं हो रही, इफ स्टेटमेंट के बगैर मैंने ये कोड लिख दिया। आई एम राइटिंग दिस कोड विदाउट यूजिंग इफ स्टेटमेंट, ठीक है, कोड को एफिशिएंट कर दिया। ये बात नहीं फॉलो की। हम देखो दोनों लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन लॉग किस चीज का कैलकुलेट करना है ये डिपेंड करेगा कि मेरा आंसर क्या था, ठीक है। और अगर पहले एक मैंने 0 के लिए कैलकुलेट किया, उसके अगली वाली भी इंस्ट्रक्शन दोबारा लूप के अंदर पढ़नी शुरू कर दी, दोबारा वही इंस्ट्रक्शन पढ़नी शुरू कर दी, दोबारा वही इंस्ट्रक्शन पढ़नी शुरू कर दी, और उसको मेमोरी में लोड करना शुरू कर दिया। अब वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ इरेजिंग एवरीथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी रेड, अपनी पाइपलाइन को क्लियर करने के बजाय, ठीक है, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, वो वाला पोर्शन इनएक्टिव हो जाएगा, दूसरा पोर्शन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है।